वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हम ऑसिलेशन कर रहे थे, ऑसिलेशन में हम पार्ट नंबर 5 कर चुके हैं। आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 6 में आज हम ऑसिलेशन में एक ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ट्रिक भी सीखेंगे और उससे बनने वाले कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आज ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अगर क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। वहां पर क्लास के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना और क्लास के नोट्स, पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? फेज डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? फेज डिफरेंस, दैट इज क्या? कलांतर। यानी कि आज हम कलांतर पढ़ने जा रहे हैं कि कलांतर होता क्या है। ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 6 है। अगर मैं बात करूं अपनी रफ्तार सीरीज की, तो रफ्तार सीरीज का जो टोटल लेक्चर है वो टोटल लेक्चर है 59, यानी कि 59वां लेक्चर है। आज हम 59वें लेक्चर में फेज डिफरेंस पढ़ेंगे। वो भी ऑसिलेशन का एक पार्ट है, दोलन का एक पार्ट है। दोलन में एक पार्ट आता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या आता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेज डिफरेंस। क्या? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हिंदी में कहते हैं कलांतर। क्या कहते हैं? कलांतर। तो कलांतर को पढ़ने जा रहे हैं। कलांतर से 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और कलांतर की ट्रिक बताऊंगा, एक खतरनाक ट्रिक है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कलांतर किसके बीच पूछता है? विस्थापन और वेग के बीच। विस्थापन और वेग के बीच फेज डिफरेंस। वेग के बीच कलांतर, यानी कि किसके बीच? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच क्या पूछता है? कलांतर पूछता है। यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, यानी कि कलांतर उसके बीच निकालना है। किसके बीच? विस्थापन और वेग के बीच निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि कलांतर ही पूछता है विस्थापन और त्वरण के बीच में। विस्थापन और त्वरण के बीच में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में। डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में क्या पूछता है? कलांतर पूछता है, यानी कि फेज डिफरेंस पूछता है। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर पूछता है वेग, यानी कि वेलोसिटी एंड हमारा किसके बीच में? त्वरण के बीच में क्या पूछता है? फेज डिफरेंस पूछता है, कलांतर पूछता है। ये 3 क्वेश्चन कलांतर से बनते हैं, फेज डिफरेंस से बनते हैं। फेज डिफरेंस, इन 3 क्वेश्चन को बताने से पहले मैं इतना क्लियर कर दूं कि फेज डिफरेंस होता क्या है, कलांतर होता क्या है, किसे कहते हैं कलांतर। कलांतर समझने से सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि कलाओं में अंतर, फेज में अंतर, फेज में डिफरेंस क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस कहलाता है। कलाओं में अंतर क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है। दूसरी बात, अब मैं पहले क्वेश्चन पे चलता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि विस्थापन और किसके बीच में मुझे निकालना है? कलांतर वेग के बीच में। तो मैं इसकी एक ट्रिक देने जा रहा हूं। क्या ट्रिक है मेरी? मैंने खुद ट्रिक एक इसकी बनाई है। वो ट्रिक क्या है? दवा। क्या है? दवा। हिंदी में कहें तो क्या? दवा। यानी कि इसकी ट्रिक क्या है? दवा। दवा से हम इसका तीनों क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे? दवा से। दवा यानी कि डीवीए। डी फॉर क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दैट इज विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन। वी फॉर वेलोसिटी। क्या कहेंगे? वेलोसिटी। और ए फॉर क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन दैट इज त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। और मैं वहीं पर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं वेग और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। यानी कि दवा ट्रिक से डी फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। वी फॉर वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ए फॉर एक्सीलरेशन को हिंदी में कहते हैं त्वरण होता क्या है? त्वरण वो होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यहीं पर मैं बात करूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है विस्थापन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि प्रति एकांक समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो विस्थापन तय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वेग बट्टे क्या होता है? समय।
अब देखो इतना क्लियर हो गया, दवा ट्रिक हमने क्लियर कर ली कि दवा से क्या। अब इससे ट्रिक से क्या फायदा है, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट और वेग के बीच में कालांतर पूछ ले, फेज डिफरेंस पूछ ले, तो पहला सीधा से π/2। यहीं पर अगर वेग और एक्सीलरेशन के बीच में पूछ ले तो π/2, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और त्वरण के बीच में पूछ ले तो क्या होगा, पाई होगा। क्या होगा, पाई होगा। सीधी सी सिंपल सी बात यह है, अगर तुम्हें दवा ट्रिक से मैं बात करूं, किसके बीच में पूछ रहा है, विस्थापन और वेग के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में पूछ रहा है, तो सीधा क्या होगा, π/2 होगा। कितना होगा, π/2 होगा। क्या, फेज डिफरेंस। पहला क्वेश्चन क्लियर। अगर विस्थापन और त्वरण के बीच में यानी कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में पूछ ले, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है और एक्सीलरेशन ये है, तो क्या होगा, π/2। π/2 होगा कि पाई होगा, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में होगा पाई। क्या होगा, पाई। और पूछ ले वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में पूछ ले तो कितना होगा, π/2। कितना होगा, π/2। यानी कि दवा ट्रिक से तीनों के क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। किससे, दवा से। डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, वी फॉर वेलोसिटी, ए फॉर एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में अगर फेज डिफरेंस पूछ ले कितना होता है, π/2। कितना होता है, π/2। अगर यहीं पर डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में पूछ ले तो कितना होगा, पाई। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में पूछ ले तो कितना होगा, π/2 होगा। दैट इज सॉल्व। यानी कि उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे टॉपिक पे चलता हूं। एक बार आपको दूसरी स्लाइड पे मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं, दवा ट्रिक की। क्या, दवा की तीनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड पे मैं बताना चाहता हूं कि तीनों क्वेश्चन को कैसे याद करते हैं। हमारी ट्रिक थी क्या, दवा। क्या थी, दवा यानी कि डी फॉर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बी फॉर क्या होता है, वेलोसिटी, और हिंदी में इसे कहते हैं वेग। ए फॉर क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन, दैट इज इसे कहते हैं क्या, त्वरण। हमारा पहला क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में क्या पूछ रहा था, फेज डिफरेंस पूछ रहा था, कालांतर पूछ रहा था, तो कितना होगा, π/2। कितना होगा, π/2। लेकिन ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। यहीं पर उसने दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट हिट किया कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में कितना होगा। किसके बीच में, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में भी कितना होगा, π/2 होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन उसका ये था कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बीच में अगर फेज डिफरेंस पूछ ले तो कितना होगा, पाई होगा। कितना होगा, पाई। तो तीनों क्वेश्चन में एक बार लिखना चाहता हूं। पहला, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी यानी कि वेग और विस्थापन के बीच में कालांतर कितना होगा, वेग और विस्थापन के बीच में π/2। अगला क्वेश्चन ये था, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, इसके बीच में कितना होगा, पाई होगा। अगला क्वेश्चन ये था, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कितना होगा, π/2 होगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन एकदम सेट हो गए होंगे। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पे। इसका अगले टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक में हम खतरनाक टॉपिक है, वो भी उसमें पढ़ेंगे हम क्या, सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम। अब बात करते हैं किसकी, सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम यानी कि अब बात किसकी कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम, जिससे कहते हैं दैट इज सरल लोलक। क्या कहते हैं, सरल लोलक। यानी कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, सरल लोलक। सिंपल पेंडुलम आपने देखा होगा, ज्यादा दीवार घड़ी होती है, उसमें एक पेंडुलम हिलता रहता है इधर की उधर, हर घंटे हर आवर पे वो क्या करता है, एक वॉल्यूम बोलता है, वो क्या होता है, पेंडुलम होता है। इधर उधर की गति, वो गति कौन सी कहलाती है, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनी गति कहलाती है। अब मैं सिंपल पेंडुलम पढ़ाने जा रहा हूं। क्या, सिंपल पेंडुलम। तो देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में एक फॉर्मूला होता है किसका, टाइम पीरियड का। क्या, टाइम पीरियड इन
एसएचएम, टाइम पीरियड इन एसएचएम, दैट इज इसे कहते हैं सरल आवर्त गति में आवर्तकाल। लिखना चाहो तो लिख लेना, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल। क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति में आवर्तकाल कहते हैं। मैं आपको बता दूं, सरल आवर्त गति में आवर्त का मैं डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m अपॉन के। t बराबर 2 पाई रूट में m अपॉन के, जहां पर k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और m क्या है? m है मास, और 2 पाई क्या है? एक कांस्टेंट है, और t क्या है? टाइम पीरियड है। ये इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला कैसा है? जनरल फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन है। कैसी है? ये एसएचएम के टाइम पीरियड की एक जनरल इक्वेशन है। यहीं से, इसी से डेरिवेशन पार्ट से एक फॉर्मूला बनता है, t बराबर 2 पाई अंडर में l अपॉन जी। t बराबर 2 पाई अंडर में l अपॉन जी। यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनता है डेरिवेशन पार्ट करके। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है सिर्फ ये फॉर्मूला, यानी कि ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है t बराबर 2 पाई रूट में m अपॉन के, जहां पर m मास होता है, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, t क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। और मैं बात करूं 2 पाई की तो 2 पाई होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। इसी फॉर्मूले से मेरा एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है? t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन जी, रूट में l अपॉन जी। अब मैं इसके भाग की बात करूं तो मेरी l क्या है? मेरी l क्या है? इफेक्टिव लेंथ। क्या है? इफेक्टिव लेंथ। क्या है? इफेक्टिव लेंथ, यानी कि इसे कहते हैं प्रभावी लंबाई। क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई कहते हैं। अगर मैं बात करूं एल जी की, मैंने बात की एल क्या होती है? एल होती है इफेक्टिव लेंथ, एक प्रभावी लंबाई। और एल में आपको बता दो ये मेजरमेंट कहां से की जाती है? मेजर कहां से की जाती है? मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मेजर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को दैट इज कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। क्या कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र। यानी कि जो एल होती है वो एल क्या होती है? एल होती है इफेक्टिव लेंथ, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रभावी लंबाई। और इसका मेजरमेंट कहां से किया जाता है? कहां से मापी जाती है? ये मापी जाती है सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास से मापी जाती है। ये बात क्लियर। अगर मैं आपको बताऊं जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है इफेक्टिव जी। क्या होता है? इफेक्टिव जी, यानी कि इसे कहते हैं इफेक्टिव जी। इफेक्टिव यानी कि प्रभावी जी, प्रभावी जी। यानी कि जी क्या होता है? जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, जो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, नीचे की ओर लगता है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर कुछ क्वेश्चनों में आपको वैल्यू दी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? इफेक्टिव जी होता है, प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होता है। और एल होती है इफेक्टिव लेंथ, यानी कि प्रभावी लंबाई होती है, जिसका मेजरमेंट किया जाता है सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र से किया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। 2 पाई क्या है? 2 पाई एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। और t क्या है? टाइम पीरियड, जिसका कहां से बनता है? t बराबर 2 पाई रूट में m अपॉन के से इसका डेरिवेशन पार्ट करके ये क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो कहां से इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसा होता है। ये देखो इतना क्लियर हो गया होगा। इसको इरेज करता हूं मैं, इसको मैं इरेज करता हूं। तो देखो पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये मेरा कोई पेंडुलम है। क्या है? पेंडुलम है, जिसे मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अगर पेंडुलम को फिक्स कर दिया तो मान लो ये इधर मोशन करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, और इधर मोशन करेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि कुछ इस तरह की मोशन करेगा। ये मेरी क्या है? ये मेरी मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन, दैट इज माध्य स्थिति है। क्या है? माध्य स्थिति है। ये मेरी माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। लेकिन ये कौन सी स्थिति है? ये एक्सट्रीम स्थिति है, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज इसे कहते हैं साम्य स्थिति। क्या कहते हैं? साम्य स्थिति। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स बराबर प्लस का ए। प्लस का ये क्यों होता है? क्योंकि ये कैसी है? एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये क्या है? एक्स बराबर माइनस के। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन है। हमें मतलब इससे नहीं है, इससे हम तो सिंपल पेंडुलम समझ रहे हैं।
ये बात बताओ, ये इधर मोशन करेगा या इधर मोशन करेगा, तो यहाँ से कोई थीटा एंगल बनाएगा, यहाँ कोई थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी थीटा एंगल बना रहा है, इतना क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है वेरी लार्ज। क्या है? वेरी लार्ज, यानी कि थीटा बहुत बड़ा है, थीटा का मान बहुत ज्यादा है। अगर थीटा वेरी लार्ज है तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पथ कैसा होगा, इसका पथ होगा सर्कुलर मोशन। क्या होगा? सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। जब थीटा वेरी लार्ज हो, थीटा बहुत बड़ा हो, तब इसका पथ कैसा होगा, इसका पथ होगा वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर थीटा क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं, थीटा वेरी स्मॉल करते हैं, ये मेरा पेंडुलम है, पेंडुलम से इधर की गति ये मान लो और पेंडुलम से इधर की गति ये मान लो। हमने थीटा इस जगह क्या कर दिया, वेरी लार्ज कर दिया, सॉरी वेरी स्मॉल कर दिया। थीटा अब क्या कर दिया, वेरी स्मॉल कर दिया, यानी कि बहुत कम कर दिया। जब थीटा वेरी स्मॉल है तो क्या इसका पाथ कैसा होगा, थीटा कैसा है, वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा है। दैट इज, जब छोटा होगा तो इसका पाथ कैसा होगा, पाथ यानी कि पथ कैसा होगा, उसका पथ होगा स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि सरल रेखा होगा। कैसा होगा? सरल रेखा में होगा। ये बात याद रखना, जब थीटा ज्यादा होगा, वेरी लार्ज होगा, तब उसका पथ होगा सर्कुलर मोशन। लेकिन थीटा स्मॉल होगा तब उसका पथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और जब थीटा कम होगा, इसी कंडीशन को हम कह सकते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि थीटा जब कम होगा तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, सरल आवर्त गति करेगा पेंडुलम। अन्यथा थीटा इज ग्रेटर देन, यानी कि वेरी लार्ज में सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति नहीं करेगा। कब करेगा? जब थीटा कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। कैसा होगा? वेरी स्मॉल होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला क्या है, एक बार नोट करके रखिएगा, नोट्स बना के चलिएगा। अब मैं इस फॉर्मूले की बात करूंगा, टी बराबर 2 पाई अंडर में एल बट्टे जी की। कहां से? टी बराबर 2 पाई अंडर में एल बट्टे जी की। देखो क्या होता है मेरा फॉर्मूला, टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन जी होता है। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ सिंपल हार्म टाइम पीरियड इन एसएचएम, यानी कि सरल आवर्त गति में आवर्त काल के कुछ इंपोर्टेंट तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य आता है इसका क्या, पहला तथ्य आता है इसका डिपेंडेंसी को लेकर। किसका आता है? डिपेंडेंसी, यानी कि निर्भरता को लेकर आता है। कि ये निर्भर किस पे करता है, ये निर्भर किस पे करता है और निर्भर किस पे नहीं करता है। तो पहला हम पॉइंट देख रहे हैं कि निर्भर किस पे करता है, निर्भर किस पे करता है। तो देखो पहला पॉइंट ये है कि जो मेरा आवर्त काल है वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे निर्भर करता है। वो भी लंबाई कौन सी? इफेक्टिव लेंथ। कैसी? इफेक्टिव लेंथ, यानी कि प्रभावी लंबाई पे क्या करता है, निर्भर करता है। अगर मैं लंबाई को बढ़ा दूं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर लंबाई को घटा दूं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आज टाइम पीरियड जो है, आवर्त काल जो है, वो रूट में लंबाई के क्या है, समानुपाती है। अगर लंबाई को बढ़ाऊंगा तो आवर्त काल भी बढ़ेगा और लंबाई को कम करूंगा तो मेरा टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। पहली बात। दूसरी बात, टाइम पीरियड मेरा बढ़ अपॉन रूट जी, यानी कि इफेक्टिव जी पर भी निर्भर कर रहा है, इफेक्टिव जी पर भी निर्भर कर रहा है। अगर मैं जी को बढ़ा दूं तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, कम होगा। अगर मैं जी को कम कर दूं तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मैं जी को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिक कम होगा, अगर मैं जी को कम करूंगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाने पर या
चंद्रमा की ओर जाने पर, पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर या चंद्रमा की ओर जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें बताना है। एक बात ध्यान से सोचना, जब कोई व्यक्ति, जब कोई मनुष्य अगर पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाएगा या फिर चंद्रमा की ओर यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, वहां पर हमारा इफेक्टिव जी कैसा होता है, हमेशा घटता है, हमेशा घटता है। यानी कि ये मैंने आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ाया था, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था तब। यानी कि जब पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर या पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाने पर हमारा जी कैसा होता है, घटता है। अगर जी घटेगा, अगर मेरा जी घटेगा तो क्या आवर्तकाल बढ़ेगा? जी हाँ, क्योंकि टी टाइम पीरियड मेरा 1/रूट जी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं जी को घटा दूं, जी को घटा दूं तो मेरा टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, मेरा टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता है अगर हम नीचे की सतह, पृथ्वी सतह से नीचे की ओर जाए या फिर ऊपर की ओर जाए तो मेरा टाइम पीरियड कैसा होगा, टाइम पीरियड मेरा होगा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जी घटता है। अगर जी घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं, दूसरा नोट पॉइंट है डज नॉट डिपेंड। डज नॉट डिपेंड यानी कि ये डिपेंड किस पे नहीं करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है हमारा टाइम पीरियड। पहली बात, अगर मेरा ये लोलक लटका है, क्या है, इस पॉइंट को मैं ऊपर से इरेज करना चाहूंगा तब समझाना चाहूंगा। देखो, अगर मेरा कोई नॉट डिपेंडेंसी को लेकर कोई भी टॉपिक है तो वो देखो, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट नॉट डिपेंडेंसी। क्या है? नॉट डिपेंडेंसी। नॉट डिपेंडेंसी को देखो, पहला, अगर मेरा कोई लोलक लटका है, ये कोई लोलक है, एल इस लोलक का कोई मास एम है, तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो इस द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि मास पर निर्भर नहीं करता है। एक लोलक है मेरा लटका हुआ है, उसका मास कितना है, उसका द्रव्यमान किसका है, कितना है, यानी कि वो सरल लोलक के मास पर निर्भर नहीं करता। यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, यानी कि वो मास पर क्या नहीं करता, निर्भर नहीं करता, मास पर निर्भर नहीं करता। इससे एक एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल देखो, एग्जांपल मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है, यानी एक व्यक्ति है, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एक कोई पेंडुलम है। मान लो मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, एक लड़की एक झूले पर बैठकर झूल रही है, लेकिन तब उसका टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल टाइम पीरियड टी है, लेकिन उसके पास दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है, तब टाइम पीरियड कितना होगा, तब टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल कितना होगा। ध्यान से समझना, ये मेरा कोई पेंडुलम है जिससे कोई झूला लटका हुआ है, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, उसके पास जब लड़की बैठी हुई है तब उसका आवर्तकाल कितना है, टी है, कितना है, टी है। जब लड़की बैठी हुई है, लेकिन उसके पास आके एक और लड़की बैठ जाती है तो उसके टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो डज नॉट चेंज होगा, यानी कि वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले टी था उतना ही टी होगा। क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास होता है, ये मास पर निर्भर नहीं करता है। चाहे एक और आके बैठ जाए, चाहे तीसरी भी आके बैठ जाए, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड जो पहले है वही टाइम पीरियड उसका बाद में होगा, क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास होता है, वो लोलक के यानी कि पेंडुलम के मास पर डिपेंड नहीं करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन ये है कि पहला तो मास पे डिपेंड नहीं करता, दूसरा
दूसरा पॉइंट ये है कि इसके पदार्थ की प्रकृति पे, किस पे, पहली बात तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, डायमेंशन मीन्स आकृति पे निर्भर नहीं करता कि इसकी आकृति सर्कुलर दी है, वृत्ताकार दी है या फिर स्ट्रेट लाइन दी है, कि इसकी कैसी भी पाथ दी है, कैसी भी आकृति दी है, तो उस पर वो डज नॉट डिपेंड होता है, उस पर डिपेंड नहीं होता है कि आकृति कैसी दी गई है, आकृति पे डिपेंड नहीं होता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, तीसरा क्वेश्चन ये है कि मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है, किस पे, मटेरियल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, किस पे, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है कि जो पेंडुलम है वो लोहे का है या पीतल का है या तांबा का है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो पदार्थ किसका बना हुआ है, मटेरियल किसका है, उसका पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो किसका बना हुआ है, यानी कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास एंड डायमेंशन, यानी कि आकृति, और डज नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, मेरा पदार्थ की प्रकृति पे, सब्सटेंस ऑफ मैटर यानी कि मटेरियल पर निर्भर नहीं करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं चलता हूं अगले पे, मैं चलता हूं अगले पे, थोड़ी सी इंक डालना है, क्या डालना है, इंक डालना है, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। अब देख अगला एग्जाम्पल देख, इसी से लेके अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल पूछता है, अगला एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ये मेरा कोई झूला है, क्या है, झूला है, जिससे इसकी ये पटली बनी हुई है, क्या है, पटली बनी हुई है, एक झूला ये है, एक झूला ये है, जिससे ये पटली बनी हुई है। पहली बात, यहाँ पर कोई क्या है, एक लड़की क्या है, बैठी हुई है, क्या है, बैठी हुई है, क्या है, लड़की बैठी हुई है, क्या है, बैठी है। जब बैठी है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, पहली बात तो ये बताओ, लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, सेंटर ऑफ मास से, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नाभि, यानी कि ये क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, यहाँ से इसकी लंबाई माने तो मैंने मान ली L1, क्या मान ली, L1, इसका टाइम पीरियड क्या है, T1, क्या है, T1। लेकिन यही लड़की बाद में झूलेगी, यानी कि झूलते झूलते क्या हो गई, ये खड़ी हो गई, क्या हो गई, खड़ी हो गई। अब कैसी हो गई, खड़ी हो गई, यानी कि ये लड़की कैसी हो गई, खड़ी हो गई। अब ये खड़ी हो गई तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाएगा, जिससे उसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और इसका टाइम पीरियड कितना मान लिया मैंने, T2 मान लिया। पहली बात यह है कि पहली जो लड़की बैठी हुई थी उसकी लंबाई L1 और टाइम पीरियड T1, दूसरी लड़की जो खड़ी हुई थी उसकी लंबाई L2 और टाइम पीरियड T2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों में से किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, किसका आवर्तकाल ज्यादा होगा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने इसकी लंबाई कहां से मेजरमेंट की, सेंटर ऑफ मास से, इसकी लंबाई कहां से मैं मेजरमेंट की, सेंटर ऑफ मास से, तो लंबाई इसकी थोड़ी सी कम हो गई थी, यानी कि लंबाई कम, L2 क्या है, कम, L1 ज्यादा है। जब लंबाई L2 ज्यादा है तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो लंबाई पे समानुपाती होता है। अगर लंबाई जिसकी ज्यादा उसका आवर्तकाल ज्यादा, तो लंबाई किसकी ज्यादा है, L1, तो आवर्तकाल कौन सा ज्यादा होगा, T1, कौन सा होगा, T1, यानी कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा, यानी कि जिसकी लंबाई ज्यादा उसका आवर्तकाल ज्यादा, जिसकी लंबाई कम उसकी आवर्तकाल कम। तो ये एग्जांपल था, ये एग्जांपल पूछता है आपसे, तो ये एग्जांपल आपके सेट हो गया होगा। अब देखो, अब मैं आपको इसकी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कराता हूं, जो मेरा है लिफ्ट कॉन्सेप्ट। क्या है, लिफ्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि मैं अब कराने जा रहा हूं लिफ्ट कॉन्सेप्ट। क्या है, लिफ्ट कॉन्सेप्ट, क्या कराने जा रहा हूं, लिफ्ट कॉन्सेप्ट।
लिफ्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या कराऊंगा, जो मेरा लिफ्ट कॉन्सेप्ट है उसमें मैं क्या बताऊंगा, टाइम पीरियड बताऊंगा कि कैसे डिपेंड करता है और कौन सी स्थिति में कहाँ होता है। तो पहली बात जब लिफ्ट मेरी कहाँ जा रही हो, एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो, तब आवर्तकाल, तब क्या पूछ रहा है, आवर्तकाल पूछ रहा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, मुझे एक बात बताओ, आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर में एल बट्टे जी, 2 पाई अंडर में एल बट्टे जी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सीलरेशन के साथ जा रही है तो जी क्या होता है, बढ़ता है, जी बढ़ता है, यानी कि लिफ्ट कैसी होती है, भारी होती है। यानी कि जब लिफ्ट एक्सीलरेशन के साथ ऊपर की ओर जाती है तो जी बढ़ता है, स्मॉल जी बढ़ता है, तो लिफ्ट कैसी होती है, भारी होती है। और स्मॉल जी कितना बढ़ता है, जी की जगह हो जाता है जी प्लस ए, कितना हो जाता है, जी प्लस ए। तो टी बराबर 2 पाई रूट में एल और जी की जगह क्या होगा, जी प्लस ए। एक बात बताओ, यहाँ पर जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल घटेगा, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मेरा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, एक्सीलरेशन के साथ जा रही है, तो जी बढ़ता है, यानी कि लिफ्ट भारी होती है, कितना बढ़ता है, जी प्लस ए हो जाता है। अगर जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। पहला कंसेप्ट। दूसरे कंसेप्ट की मैं बात करूं, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही हो, नीचे की ओर त्वरित हो रही हो, तब आवर्तकाल कितना होगा। पहली बात, टी बराबर 2 पाई रूट में एल बट्टे जी तो मेरा होता है फॉर्मूला, लेकिन ये नीचे की ओर त्वरित हो रही है तो जी क्या होगा, घटेगा, जी घटेगा। और लिफ्ट कैसी होगी, हल्की होगी, लिफ्ट कैसी होगी, हल्की होगी। और कितना घटेगा, ये जी माइनस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी माइनस ए। तो टी बराबर 2 पाई रूट में एल बट्टे जी की जगह जी माइनस ए। अगर जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, यानी कि मेरा टाइम पीरियड कितना होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। जब जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। इतना आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं तीसरा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। इसका तीसरा कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट बचता है। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर जब लिफ्ट भारहीन की स्थिति में हो, कैसी, भारहीन यानी कि वेटलेस की स्थिति में हो, भारहीन की स्थिति में हो, तब आवर्तकाल क्या होगा, जब आवर्तकाल क्या होगा, भारहीन की स्थिति यानी कि लिफ्ट टूट जाती है, लिफ्ट यानी कि लिफ्ट या रस्सी टूट जाती है, तो जी बराबर कितना होता है, 0, यानी कि जी कितना होता है, 0। तो टी बराबर 2 पाई रूट में एल बट्टे जी, टी बराबर 2 पाई रूट में एल बट्टे जी का मान 0, और 0 का किसी भी संख्या में भाग लगाते हो तो आंसर आता है इनफाइनाइट। कितना आता है, इनफाइनाइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब लिफ्ट भारहीन की स्थिति में हो तो आवर्तकाल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो आई होप कि आज हमने सिंपल पेंडुलम को जड़ से खत्म कर दिया है। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हिट करता है। तो आज हमने सिंपल पेंडुलम को फिनिश किया है। इससे आगे की क्लास कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।